इंडोनेशिया की ईंधन नीति में बदलाव को खाद्य तेल की आपूर्ति पर प्रतिकूल असर संभव। इंडोनेशिया अपने पाम तेल को ईंधन के रूप में करेगा इस्तेमाल। अब ये अगर तेल को इस्तेमाल करेगा तो इससे पक्की बात है कि भारत पर प्रतिकूल इसका असर पड़ेगा। भारत के पाम तेल आयात में इंडोनेशिया की 60% हिस्सेदारी। अब सोचिए कि जो तेल, खाद्य तेल जिस पर भारत पूरी तरह से निर्भर है, यानी 60% हिस्सेदारी इंडोनेशिया की है, वो तेल अब महंगा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हॉर्मोज यानी ईरान युद्ध की वजह से तेल के ऊपर संकट पड़ा, तेल के ऊपर संकट से इंडोनेशिया के ऊपर असर पड़ा, और इंडोनेशिया ने क्या किया, इस पाम तेल को प्रयोग किया ईंधन के रूप में। तो यानी कि इसका पूरा का पूरा प्रतिकूल असर पड़ा है। इंडोनेशिया के हर साल 40 से 43 लाख टन पाम तेल का आयात। अब कितनी ज़्यादा आपूर्ति है। और वैसे भी देख लीजिए तेल का रेट क्या चल रहा है, लगभग 120 से कम तो है ही नहीं कोई सा, बिल्कुल अगर छोटा लिया जाए तो। पैकेट 180 तक पहुंच रहा है, 180 रुपये किलो। पश्चिम एशिया संकट की वजह से वैश्विक स्तर पर ईंधन की किल्लत हो रही है। इसके देखते हुए इंडोनेशिया ने अपने ईंधन नीति में बदलाव किया। इसका असर आने वाले समय में भारत की खाद्य तेल आपूर्ति पर प्रतिकूल असर दिख सकता है। इंडोनेशिया ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए पाम ऑयल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है, ताकि वर्ष 2030 तक डीजल के इस्तेमाल को ख़त्म किया जा सके। खाड़ी देशों से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद से दुनिया की तमाम देश वैकल्पिक ईंधन की तलाश करने लगे हैं। यानी कि देख लीजिए, भारत के खाद्य सामग्री तेल पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। अब ऐसे में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? ऐसे में एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि भारत को पेट्रोलियम पदार्थ ला करके इंडोनेशिया को दे करके और उनसे खाद्य तेल को खरीद करके बैलेंस, भारत की अर्थव्यवस्था को, यानी कि जो खाद्य तेल की अर्थव्यवस्था को बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी बात, भारत की जनता को जगाना पड़ेगा कि खाद्य तेल को, तिलहन वाले तेल के वाले पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, उसका सही तरह से उपयोग करें। क्योंकि आबादी देश की बढ़ गई है। तिलहन वाले जो पौधे होते हैं ये छोटे होते हैं और वो आसानी से हर जगह लग सकते हैं। ऐसी अलग अलग प्रकार की वैरायटी बन चुकी है, और अगर ऐसी अलग अलग प्रकार की वैरायटी तिलहन वाले जो पौधों की बन गई है, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से लोग करें, यानी एक जन आंदोलन की तरह अगर चलाया जाए इस वक्त, तो इससे ये पॉसिबिलिटी है कि हम पेट्रोलियम पदार्थों, मतलब हम इंडोनेशिया के इस प्रकार के विकल्प से, इस नीति के विकल्प से हम बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जन आंदोलन चलाना। देखिए, आपने सुना होगा एक ऐप था जो अभी डेनमार्क ने चलाया था अमेरिका के ख़िलाफ़, जिसमें उसने अपनी नीतियाँ बनाई थी कि किस प्रकार से जनता अपनी नीतियाँ बनाए ताकि वो अमेरिका के इफेक्ट से बच सके। सेम ऐसे ही भारत को भी एक ऐसा ऐप चलाना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा, किसानों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। और नॉट ओनली किसान, क्योंकि किसान देखिए डालने के लिए उनको बीज की ज़रूरत पड़ेगी। आम जनता, यानी कि वर्कर हो गए या कोई भी, वो किसी न किसी तरह से इन तेल यानी तिलहन आधारित जो है खाद्य को कम से कम अपने गमलों, अपने छोटे खेतों में अगर वो लगाएगा तो उससे वो आत्मनिर्भर बन सकता है। उसके आसपास की जो क्या नाम है, जो ज़मीन होगी वो उपयोग हो जाएगी, और इसके साथ ही वो खूबसूरती भी बनाएगा आसपास के माहौल को। तो ये अगर जन जागृति अगर चलाई जाए तो इससे ये बच सकते हैं। अपनी नई नीति के तहत इंडोनेशिया पाम ऑयल का निर्यात रोकने जा रहा है, जिससे भारत को अब पाम तेल के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की तलाश करनी होगी। भारत के पाम ऑयल का इस्तेमाल खाद्य तेल के रूप में होता है और कुल पाम तेल आयात में इंडोनेशिया की हिस्सेदारी 60% है। अब देखिए, कभी तेल उत्पादन में हम बहुत आगे थे,
यानी खास करके खाद्य तेल उत्पादन में बहुत आगे थे, लेकिन आज के समय में हम इंडोनेशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहली तो कमी यही हो गई। इसके लिए किसानों के ग्रुप को एक स्ट्रेटजी तैयार कर लेनी चाहिए कि इंडोनेशिया ऐसा कदम उठा रहा है। और इंडोनेशिया नहीं, ये जब उसी समय सरकार के एसोसिएशन उसी समय ही कदम उठा लेना चाहिए कि जब हॉर्मुज का केस या ईरान के ऊपर अटैक का केस चल रहा था, उसी समय ही सरकार को पता कर लेना चाहिए था कि उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, कौन कौन सा देश प्रभावित होगा और कौन कौन सा देश प्रभावित होकर के मेरे किस चीज़ पर असर डालेगा। आज के समय में अगर खाद्य तेल के ऊपर अगर संकट पड़ रहा है तो इससे सोच लीजिए खाने पीने की हर चीज़ों पर असर पड़ेगा। जब इससे असर पड़ेगा तो पूरी बाज़ार व्यवस्था पर असर पड़ेगा, और एक बार बाज़ार व्यवस्था पर अगर असर पड़ गया तो वापस दोबारा पटरी पर लाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा अच्छा है कि सरकार को जन जागरूक अभियान चलाना चाहिए, किसानों को हाई अलर्ट घोषित कर देना चाहिए, उन्हें चाहे किसी भी प्रकार के सब्सिडी दे करके या अन्य वैकल्पिक स्रोतों के द्वारा उन्हें जागरूक करके तिलहन जैसे पौधों को लगवा करके ज़्यादा से ज़्यादा तेल उत्पादन करवाना चाहिए। इसके अलावा जो ज़मीन बेकार पड़ी हैं उन ज़मीनों पर भी अगर आप तिलहन के पौधे डाल दें तो उससे अच्छा खासा उपज पैदा हो सकती है। परंतु भारत में तो ये कहानी है कि ये अगर खाली पड़ी ज़मीन भी है तो उस पर ऑब्जेक्शन शुरू हो जाता है। प्रश्न इसका है कि वो उसका उत्पादन किस प्रकार से हो और वो देश में ये क्या योगदान दे रहा है। तो चाहे जनता या जिसकी ज़मीन हो, महत्व इसका होना चाहिए कि उस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का देश में क्या योगदान है। थाईलैंड में भी भारत पाम तेल का आयात करता है। इंडोनेशिया से भारत सालाना 40 से 43 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है। बहुत बड़ी रकम है ये, 40 से 43 लाख टन। भारत अपनी ज़रूरत का 60% खाद्य तेल आयात करता है। ये खाद्य तेल आयात करता है, ये बड़ी बात है। और ये हम अच्छा करते हैं कि हम इंडोनेशिया के साथ संबंध रखते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ संबंध रखने से हमारा पूर्वी पकड़ मजबूत रहेगा। इसके अलावा अगर इस प्रकार का संकट अगर आता है तो इंडोनेशिया को एक वैकल्पिक स्रोत भी दिया जा सकता है, क्योंकि वो पवन ऊर्जा सोर्स हो गया, या क्योंकि इंडोनेशिया कोस्टल रीजन एरिया में है तो उसके अलावा और भी ऊर्जा उत्पादन का जरिया हो सकता है, बिजली उत्पादन का जरिया हो सकता है। अगर इस प्रकार के सोर्सेज दे दिए जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है अपने आप को। लेकिन प्रश्न यहाँ इधर ये है कि वो बैटरी वाहन यानी कि जो चलित वाहन हैं उसको उपयोग किस प्रकार से करें। तो ऐसी स्थिति में इंडोनेशिया सरकार को भी समझना चाहिए कि कब तक वो इस प्रकार की एक्टिविटी करेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो बिजली से चलने वाली ट्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, दूर दराज के एरिया तक पहुंचाए, ताकि उसका, और चाहे वो ट्रामवे ट्रेन यानी छोटी ट्रेनें चलाए, ताकि उसकी मतलब वो ऊर्जा पे निर्भरता जो है वो धीरे धीरे कम हो सके। तो भारत अपनी ज़रूरत का 60% खाद्य तेल आयात करता है। जानकारों का कहना है कि पाम तेल के लिए इंडोनेशिया का विकल्प तैयार करना आसान काम नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जिन अन्य देशों से भारत पाम तेल का आयात करेगा वे इंडोनेशिया की दरों पर आपूर्ति करेंगे। यह ज़रूरी नहीं है। भारत पाम के साथ सूरजमुखी, सोयाबीन और मूंगफली तेल का भी आयात करता है। केंद्र ने खाद्य तेल के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों से तिलहन उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया। केवल ये आग्रह नहीं, उन्हें सब्सिडी दी जाए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रियायत दी जाए, तभी जा कर के इसमें सफलता मिल सकती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जाए इसका महत्व देना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि भारत में तिलहन चीज़ों की उत्पादकता बहुत अच्छी है, लेकिन क्या नाम है, कहना चाहिए कि किसानों की आत्मनिर्भरता तिलहन चीज़ों पे ना होकर के किसी अन्य चीज़ों पे होने लगी है, जिसकी वजह से तेल उत्पादन कम होने लगा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ज़्यादा अच्छा है प्रति हेक्टेयर तिलहन चीज़ों की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।